मैं अमित चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। कल हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो पहला चैप्टर हम लोग कर रहे थे पुष्प पात्रों में जनन, इसमें हमने पुष्प की संरचना देखी थी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में जाना था। आज हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन या जनन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, जो पूरी प्रक्रिया है जनन की, वो हम 3 चरणों में देखेंगे। सबसे पहला जो चरण है लैंगिक जनन का, उसमें हम जो घटनाएं लैंगिक जनन में होती हैं, संपूर्ण घटनाओं को हमने 3 भागों में बांट लिया है जिससे हमें अध्ययन में सुविधा हो। तो जो पहली घटना है जिसे हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा निषेचन फर्टिलाइजेशन जो होगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं निषेचन। और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। निषेचन के बाद की तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल बात भी की थी कि जो अभी हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होता है उस प्लांट्स में जो लैंगिक जनन है उसकी पूरी प्रक्रिया इन 3 घटनाओं में होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निषेचन पूर्व की घटनाएं क्या होती हैं। देखो, हमने कल बताया था कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें कोई एक नर युग्मक बनेगा और दूसरा मादा युग्मक बनेगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे और इन दोनों के आपस में मिलने की जो क्रिया है वो निषेचन कहलाएगी। और निषेचन के बाद बनेगा आपका, जो हमने बताया था कल, एक युग्मनज। और युग्मन से आपका पूरा बनता है भ्रूण। तो नर युग्मक मादा युग्मक पहले बनेंगे, फिर होगा निषेचन। तो यहाँ पर भी हमने जो पूरा फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स हैं वो 3 भागों में बांट गए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो निषेचन की प्रक्रिया ये है, इससे ऊपर का भाग ये, इससे नीचे का भाग ये। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो निषेचन से पहले क्या होगा। तो निषेचन से पहले हमें क्या देखना होगा कि हमें नर युग्मक बनाना होगा, मादा युग्मक बनाना होगा। तो निषेचन पूर्व की घटनाओं में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जो नर युग्मक है, प्लांट्स में से हम पुल्लिंग ग्रेन कहते हैं, पुल्लिंग ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होगा, इनका देखेंगे। फिर निषेचन होगा। निषेचन के बाद में क्या होगा कि जो है जायगोट बनता है, जायगोट के बाद भ्रूण कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से हम पूरे लैंगिक जनन की स्टडी को हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले निषेचन पूर्व घटनाओं पर ध्यान देंगे। पहली घटना पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखो, इंग्लिश और हिंदी की जो आप लगातार, मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदी में पढ़ाइए, तो आपको बताएं, मैं सारी चीज़ों की हिंदी तो बताऊंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा मेरा सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आप 12th के बाद अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेडिकल में जाएंगे, नीट की तैयारी करेंगे, कुछ जो हैं हायर एजुकेशन के लिए बीएससी करने जाएंगे, कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे। तो जहाँ भी आप जाएंगे, 12th के बाद जहाँ भी जाएंगे, आपको हिंदी नहीं मिलने वाली। वहाँ कोई आपसे नहीं कहेगा कि निषेचन क्या होता है, कोई आपसे कहने को नहीं बैठा है कि पुष्प क्या होते हैं, वो सभी कहेंगे फ्लावर। कोई नहीं कहेगा निषेचन क्या होता है, तो हम सब फर्टिलाइजेशन ही बोलेंगे।
तो अभी हम जानते हैं, क्योंकि आप सब यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी बोर्ड से हैं, तो कोई ना, हम सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे, लेकिन आप भी कोशिश करें कि धीरे धीरे इंग्लिश के वर्ड्स को याद करें, क्योंकि टर्मिनोलॉजी और कुछ नहीं, इंग्लिश इतना टफ नहीं है, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें और हम भी आपका कुछ अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निषेचन पूर्व घटनाओं को देखेंगे। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पुंकेसर कैसा होता है, स्टेमन जिसे बोलते हैं, नर जननांग कैसा होता है। फ्लावर में कल में पुंकेसर के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो हम पुंकेसर के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेमन विच इज़ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो हिंदी में इसके लिए हम पुंकेसर बोलेंगे या पुमंग बोलेंगे, पुमंग, या इंग्लिश में से कह सकते हैं स्टेमन। अगर हम स्टेमन की बात करें तो गुड़हल का फ्लावर आप सभी ने देखा होगा, रोज़ का फ्लावर देखा होगा। तो एक इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेमन एक बाइलोब्ड, बाई का मतलब होता है दो और लोब का मतलब होता है पाली। तो जो स्टेमन होता है ऊपर की ओर का ये वाला भाग, इसे कहेंगे हम एंथर, या इसे हिंदी में हम कहते हैं पराग कोश। और ये जो इसका एक लंबा फिलामेंटस भाग है जिसके द्वारा ये फ्लावर से जुड़ा होता है, इस भाग को हम बोलते हैं फिलामेंट इंग्लिश में, और हिंदी में से कहेंगे पूतंतु। तो इस प्रकार से अगर हम पुमंग की बात करें तो पहले तो नंबर की बात करते हैं। तो ये अलग अलग फ्लावर्स में इनका नंबर अलग अलग होता है, मतलब एक स्पीसीज के प्लांट्स जो होते हैं उनके फ्लावर में इनका नंबर निश्चित होगा, लेकिन हम कहें कि सभी प्लांट्स के फ्लावर में इनका नंबर डेफिनेट होता है तो ये सही नहीं है। क्योंकि अगर क्रूसीफेरी की बात करें तो उनके फ्लावर में 6 स्टेमेंस होते हैं, और अदर की बात करें तो किसी में 5 होते हैं, किसी में 10 होते हैं। तो ये जो है स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। एक प्लांट है, एक स्पीसीज है, उसका कोई प्लांट है, उसके फ्लावर में इनका नंबर निश्चित होगा, लेकिन सभी प्लांटों में इनका नंबर निश्चित नहीं होता है, इनका नंबर सभी में अलग अलग होता है। तो एक एंथर, एक जनरली जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसकी अगर हम बात करें तो कोई जो आपका पुमंग होता है, इसके सबसे ऊपर की ओर एक फूला हुआ घुंडे के आकार की संरचना होती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं परागकोश। अब ये जनरली जो परागकोश होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड का मतलब जिनमें 2 पाली होती है, जिनमें 2 पालियाँ होती हैं, इन्हें बोलते हैं बाइलोब्ड। इंग्लिश में, हिंदी बोलेंगे 2 पालित होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर होगा और ये 2 भागों में बटा होगा। उसके बाद में ये नीचे हम देखते हैं कि नीचे की ओर ये एक लंबा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा ये जो ये एंथर है वो जाकर के फ्लावर से जुड़ा होता है। तो एक ये पुमंग का, एक स्टेमन का स्ट्रक्चर रहा। अब हम अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, मीन्स ये एक फ्लावर है, जैसे डस्टर आप देख रहे हैं, इस डस्टर को इसको अगर हम इस तरह से यहाँ से काटते हैं लंबाई में, जैसे इसके लिए हम ये डस्टर बनाया हमने, ये अगर हम इसे लंबाई में काटेंगे तो ये होगा लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत काट। अगर हम इसे लंबाई में ना काट के इस प्रकार से काटते हैं तो इसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ काट। तो इसी प्रकार से अगर हम एक स्टेमन का जो एंथर है, एंथर की एक हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, एक यहाँ से इस प्रकार से कट करें तो ये किस तरह से दिखेगा उसके बारे में देखते हैं। अगर हम इसका लंबा काटेंगे तो हमें ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हम इसकी लंबत काटते हैं तो हमें ये कुछ इस तरह का दिखाई
देगा। तो इसको जब लंबट काटने के बाद हम देखते हैं तो इसमें बीच में एक कनेक्टिव होता है जिसके द्वारा ये जुड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव, जो कि वैस्कुलर बंडल के साथ संबंधन का काम करता है। और देखते हैं कि जो प्रत्येक लोब होता है, ये इसका यहाँ से अगर हम ऐसे देखें तो इसका ये क्या एक लोब हो गया। तो प्रत्येक लोब में दो किनारे होंगे, एक किनारा ये किनारा ये। तो इस प्रकार से एक एंथर के अंदर चार किनारे होंगे, और चारों किनारों पर जो हमें इस प्रकार से गोल गोल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसे हम बोलेंगे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी से इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक, तो चारों कोनों पर ये चार होंगी, जो लघु बीजाणुधानी में चारों कोनों पर चार होंगी। इसी के अंदर परागकण का निर्माण होता है। तो ये तो रहा अभी पूमंग का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ऊपर से देखा, ये ऊपर से कैसे होता है। उसके बाद हमने अनुप्रस्थ काटने के बाद भी इसके लिए हमने देख लिया। इसके बीच में जो कनेक्टिव है, यूजी है, यहीं पर आपके संबंध वैस्कुलर बंडल होंगे, जिसके द्वारा इनके लिए न्यूट्रिशन पहुंचेगा। क्योंकि अगर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इनके लिए क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए होगा। अब ये खुद तो अपना भोजन बना नहीं सकते क्योंकि ग्रीन नहीं होते हैं ये, क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं उनके पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो अपना भोजन ये बना नहीं पाएंगे स्वयं, तो इनके लिए भोजन भी चाहिए। तो वो फ्लोएम के थ्रू जाएगा। तो इसमें यहाँ पर एक वैस्कुलर बंडल की सप्लाई भी होगी, जिसके द्वारा इसे न्यूट्रिशन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक पूमंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम आगे की ओर अभी डिस्कस करेंगे कि लघु बीजाणुधानु, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, किस प्रकार से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जब ये कोई फ्लावर बन रहा होता है तो उसमें स्टेमेन कैसे बनेगा। स्टेमेन बना, स्टेमेन बनने के बाद में हम ये देखेंगे कि उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से उसके अंदर पोलन ग्रेन बनता है। तो अभी हमने देखा कि एक जो पोलन जो आपका स्टेमेन था, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एंथर को हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा, और उसमें हमने देखा कि उसके चारों कॉर्नर्स पर, चारों किनारों पर उसके हमने माइक्रोस्पोरेंजिया देखी थी। तो हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको सबसे पहले बताएं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, वही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चलकर आपका पोलन सैक बनाती है, परागकोश का निर्माण करती है। उसी के अंदर आपके परागकण भरे होते हैं। तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास। क्योंकि जब कोई फ्लावर बन रहा है तो एकदम से पूरा का पूरा स्टेमेन बना हुआ तो नहीं होगा ना। तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, डिवीजन, उसमें डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो किस प्रकार से आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है। तो सबसे पहले कोई जब फ्लावर बन रहा है तो इस प्रकार से कोई स्टेमेन बनना स्टार्ट किया, तो उसके अंदर क्या होगा, हमने केवल इतना पार्ट को काट करके ये वाला डायग्राम यहाँ पे हमने बना दिया। ठीक है, इतना डायग्राम, ये इतना केवल कॉर्नर देखा है यहाँ पे। तो सबसे बाहर की ओर जो लेयर है, इस लेयर को हम कहेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी बोलते हैं बाह्य त्वचा, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है बाह्य त्वचा याद करने का। अगर हम एपिडर्मिस भी जानते हैं तो काम चलेगा, क्योंकि किसी का नाम पहले से श्याम था, तुमने जाना श्याम है, अब श्याम की इंग्लिश तो होती नहीं कुछ। तो अगर हम एपिडर्मिस याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसे हम कहेंगे एपिडर्मिस होगी सबसे बाहर, क्योंकि इसके कवरिंग है। इसके अंदर बाकी का यहाँ पे सभी में जो सेल्स भरी होंगी, ये वाली जो सेल्स दिख रही हैं, इन सेल्स को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, इन्हीं हाइपोडर्मिस में से कोई दो सेल्स, थोड़ा सा कोई एक या दो सेल्स थोड़ी सी लार्ज हो जाएंगी। जैसे ये सेल है, ये लार्ज हो जाएगी, तो ये सेल कहलाएगी आपकी आर्की स्पोरियल सेल, जिसे कहते हैं प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका। जब डेवलपमेंट हो रहा है उस समय की बात कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा है, स्टेमन बनना स्टार्ट हुआ है, एंथर बन के थोड़ा दिखने लगा है, अपने शेप में आया है। तो उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे बनेगी, तो वहां पे हमने देखा, उसकी एक अनपस काट के हमने कॉर्नर लिया, कॉर्नर में देखा कि सब में ये हाइपोडर्मस सेल थी, ऊपर कोई एपिडर्मस थी, तो उसकी एक जो हाइपोडर्मस सेल थी वो थोड़ा लार्ज हो गई, तो उसे हमने कहा आर्की स्पोरियल सेल। अब आर्की स्पोरियल सेल में क्या होगा, थोड़ा सा डिवीजन होगा, और डिवीजन होने से दो कोशिकाएं बनाएंगी, एक बाहर की ओर कोशिका होगी, दूसरी अंदर की ओर कोशिका होगी। तो जो कोशिका बाहर की ओर होगी, इस कोशिका को हम कहेंगे, बाहर वाली कोशिका को कहेंगे पैराइटल सेल। पैराइटल सेल।
और अंदर वाली कोशिका को हम कहेंगे स्पोरोजिनस सेल या स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। तो इस प्रकार से दो सेल्स बनती है, एक स्पोर मदर सेल बनती है, दूसरी पैराइटल सेल बनती है। पैराइटल सेल, जहां पर भी पैराइटल शब्द आ जाए, पूरी बायोलॉजी में आप कभी भी कहीं भी अगर पैराइटल टर्म आया तो पैराइटल का मतलब होता है वॉल से, दीवार से, जो दीवार होती है उसे वॉल बोलते हैं इसमें, WALL। तो जो पैराइटल का मीन्स है वो वॉल से होता है, तो उसके द्वारा वॉल का फॉर्मेशन होगा, और स्पोर मदर सेल के द्वारा आपके आगे की ओर चल के पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि जो आपकी आपकी स्पोरिल सेल थी उसे पैराइटल सेल बनी और स्पोर मदर सेल बनी। अभी अब और डिवीजन होगा, तो जो आपकी पैराइटल सेल है, ये पैराइटल सेल बहुत ज्यादा डिवीजन करेगी। अब हम एक कॉर्नर को भी बनाना है, तो सबसे बाहर ये क्या होगी हमारी, ये सबसे बाहर की होगी हमारी ये एपिडर्मिस, जो भी ये वाली, और इस प्रकार से ये जो पैराइटल सेल है ये 3 लेयर को बनाएगी। इसके नीचे जो कुछ सेल्स बनेंगे जिन्हें हम कहेंगे एंडोथीसियम सेल्स, तो जो पैराइटल सेल है इसमें डिवीजन होगा और बहुत सारे डिवीजन करेगी। तो सब ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक लेयर बनाएगी, इस प्रकार से थोड़ा गोल गोल हो जाएगी। इस लेयर को हम कहेंगे इस प्रकार से एंडोथीसियम लेयर। एंडोथीसियम लेयर है जो कि सिंगल सेल की बनी होगी। सिंगल सेल्स का मतलब कि केवल इस प्रकार से ये सेल हैं, तो एक सेल ही आपस में इस प्रकार से जुड़ी होंगी, मतलब इस प्रकार से एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होगी। इसके बाद में आएगी आपकी मिडिल लेयर, जो कि 2 से 3 लेयर की हो सकती है, जो 2 से 3 लेयर की हो सकती है। और सबसे लास्ट में होगी टेपिटम लेयर। इसको थोड़ा हम और सबसे लास्ट में आपकी जो होगी वो होगी टेपिटम लेयर। ये भी सिंगल सेल से मिलके बनी होगी। ये भी आपकी सबसे लास्ट की जो लेयर है इसे कहेंगे टेपिटम लेयर, और ये आपकी सिंगल सेल से मिलकर बनी होगी, लेकिन ये लेयर की जो सेल्स होंगी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। और इसके अंदर जो हमारी अब ये स्पोरोजेनस मदर सेल है, ये स्पोरोजेनस मदर सेल यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बना लेगी। यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बने, इसे हम कहेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू। तो इस प्रकार से जो पैराइटल सेल है यहाँ पर हम लिख देते हैं और आप लोग भी नोट कर लेना। जो पैराइटल सेल है ये मिलकर के 3 लेयर बनाती है। सबसे जो बाहर की लेयर है इसे हम कहेंगे एंडोथीसियम, बीच की बनाएगी ये मिडिल लेयर,
सबसे लास्ट में बनेगी आपकी टेपिटम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेयर होती है। जो टेपिटम लेयर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेयर है, क्योंकि इसी के द्वारा, क्योंकि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कौन कराएगा, पोषण कौन देगा, तो ये टेपिटम लेयर की जो सेल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड तो इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगी। जितने भी आवश्यक प्रोटीन्स हैं, कुछ एक कैलेज एंजाइम होता है, वो कैलूज को ब्रेक डाउन करने में काम आता है। कैलूज क्या होता है उसके लिए आगे चल के जानेंगे अभी, लेकिन टेपिटम का जो फंक्शन है वो क्या करेगी, एक तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी। दूसरा ये कैलेज का फॉर्मेशन करेगी। कैलेज एक एंजाइम है जो कैलोज को, क्योंकि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उस स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ एक प्रत्येक सेल के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती है प्रत्येक सेल के चारों तरफ एक कैलोज का फॉर्मेशन होगा। फिर उसी कैलोज के अंदर ये डिवीजन के म्यूटिक डिवीजन करेंगे, 4 टेट्राड बनेगा, 4 स्पोर्स बनेंगे। अब चारों स्पोर्स क्योंकि जम आपस में जुड़े होंगे, अब जुड़ क्योंकि जो परागकण होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो उसके लिए कैलेज चाहिए, वो हम आगे देखेंगे चल के। और ये कैलेज का फॉर्मेशन करेगी। दूसरा ये पोलन किट का फॉर्मेशन भी करती है। एक ओविस बॉडी होती है, ओविस बॉडी का फॉर्मेशन भी यही करेगी, क्योंकि जो स्पोरोपोलेनिन ओविस बॉडी में होता है आपका, ओविस बॉडी जो होती है ये स्पोरेपोलेनिन का फॉर्मेशन करती हैं। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन एक प्रोटीन होती है जो कि पोलन ग्रेन की एग्जाम का फॉर्मेशन करती है, उसी लिए से बोलते हैं स्पोरेपोलेनिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करके इसे ओविस बॉडी कहते हैं। उसका फॉर्मेशन भी टेपिटम लेयर की जो सेल्स होती हैं उसके द्वारा होता है। बाकी का कुछ जो इंसेक्ट, ऐसे प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया, परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा होती है, इंसेक्ट के द्वारा होती है, उनके अंदर पोलन किट का फॉर्मेशन भी आपका टेपिटम के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से आपकी एक इस माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाता है। और आपने देखा कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से पूरी एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनके तैयार हो जाती है। अब कल का जो नेक्स्ट वीडियो आपको जब आएगा उसमें हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, किस प्रकार से आपके लघु बीजाणु का निर्माण होता है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने देखा कि लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है। थैंक यू।